एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 के भूगोल का अध्याय 7 का भाग 1, जो कि बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो अनिवार्य है ही, और साथ ही ये जो कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन के नज़रिए से जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए भी आवश्यक है। तो आइए हम शुरू करें आज का यह अपना वीडियो लेक्चर। तो इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अर्थव्यवस्था आखिर होती क्या चीज़ है। देखिए, अब इसको ऐसे समझिए, हमारे पास साधन क्या है? साधन सीमित हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित है। तो उसी जो सीमित साधन है उसी का प्रयोग करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने की का जो के तरीके का जो अध्ययन है वो क्या है? अर्थशास्त्र है। और उसी अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप जो है उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र वो तब तक थ्योरी है, यानी कि एक सिद्धांत है। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, जबकि अर्थव्यवस्था एक उसका व्यवहारिक स्वरूप है। अर्थव्यवस्था जैसे ही कहते हैं तो वो किसी देश से या किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ जाता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि। तो ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मतलब राष्ट्र की, राष्ट्र मतलब कौन सी राष्ट्र? भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसको कह सकते हो आप, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब जीवन रेखाएं यानी कि लाइफलाइन। लाइफलाइन क्या है? तो लाइफलाइन वो चीज़ें होती है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। फिर से समझिए इसको, जीवन रेखाएं उसे हम कहते हैं जो किसी भी क्षेत्र को जीवित रखने के लिए, यानी कि वो उसको एक्टिव रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उसे हम जीवन रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए पेंसिल कहीं और बनती है, अब प्रयोग उसका कहीं और होता है। तो पेंसिल जो यहाँ पे पेंसिल यहाँ पे बनी और प्रयोग किया आपने, यानी कि यू, तो आपके पास जाना डायरेक्ट तो आएगी नहीं। तो पेंसिल को लाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक व्यक्ति चाहिए, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पास कोई ना कोई साधन चाहिए, और साधन भी चाहिए तो वो किसी न किसी रास्ते से आएगा, चाहे वो रेल से आए या सड़क से आए या फिर हवाई जहाज से आए। तो वो जो है ना, वो व्यक्ति पूरे आप तक नहीं लेके जाता, वो बीच में एक और व्यक्ति को देता है, और फिर उससे वो आपके पास वाले दुकानदार उससे खरीद के लाते हैं, और फिर उससे आप खरीदते हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। तो ये जो लोग हैं इनको हम कहते हैं व्यापारी। उसके बाद ये जो रास्ता है या और भी जो विभिन्न प्रकार से ये आपस में जुड़ते हैं उसको हम कह सकते हैं कि संचार माध्यम के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी ये क्लास। तो देखते हैं। देखिए, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों, हाँ, अलग अलग सामग्री, जैसे कि आटा चाहिए, चीनी चाहिए, दाल चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, उसके बाद आपका कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए जैसे साबुन है, शैम्पू है। तो अलग अलग चीज़ें हमें चाहिए और अलग अलग सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वीपर की सेवा चाहिए, बस से सर्विस है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रेल है, हवाई जहाज़ है, और भी शिक्षा के लिए आप जो है ना स्कूल जाते हो। अभी तो खैर कोविड की महामारी है तो इसलिए आप कहीं नहीं जाते हो, लेकिन ये सेवाएं आप प्राप्त करते हो अलग अलग। जैसे डॉक्टर की सेवाएं अभी ली जा रही है, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको कुछ चीज़ें, तो सामग्री तो आप दवाई लेते हो, तो दवाई तो अलग लेते हो डिस्पेंसरी से, यानी केमिस्ट से।
लेकिन वो क्या करता है, वो आपका को देखता है और आपके अनुसार आपको जो है ना, आपकी जो बीमारी होती है उसके अनुसार आपको दवाई सजेस्ट करता है, यानी कि वो आपको अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इनमें से क्या होता है कि अलग अलग जो सामग्री और सेवाएं होती हैं उनमें से कुछ तो हमारे पास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ और अन्य चीज़ों की ज़रूरतें जो होती है हमें, वो दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से, यानी कि जहाँ से उसकी डिमांड हुई, यानी कि जहाँ से उसको मांगा गया, और आपूर्ति स्थल जहाँ से उसके मांग को पूरी की गई, पर आप तो खुद पहुंच नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही उदाहरण दिया था, जैसे कि मान लीजिए कि हमें बिस्किट खाना है, तो बिस्किट किसी कंपनी में बनती है और चाहिए हमें, तो वो हमारे पास डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, क्योंकि हम कंपनी तक एक बिस्किट की पैकेट लेने के लिए पहुंचेंगे नहीं। तो हम जैन क्या करेंगे, अपने आसपास के जैन लोकल विक्रेता से, यानी कि दुकानदार से उसको खरीदते हैं। कुछ व्यक्ति क्या करता है, इसको उपलब्ध करवाने में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा, यानी ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास के लिए पूर्व अपेक्षित, यानी कि प्री जो है ना कह सकते हो एक्सपेक्टेशन है, यानी कि पहले से उम्मीद ऐसी है कि तीव्र विकास हो, परिवहन का तीव्र विकास हो। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना और ले जाना पृथ्वी के 3 अलग अलग क्षेत्रों पर किया जाता है। एक है स्थल, यानी कि जमीन पर, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा या पाइपलाइन के द्वारा। दूसरा है जल, और तीसरा है वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, परिवहन के साधन तो स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो 3 प्रकार के परिवहन है। तो अब देखिए, स्थल परिवहन की जब आप बात करते हो तो उसमें उसको भी 3 भागों में आप बांट सकते हो। सड़क परिवहन, सड़क के से जो आप या सफ़र करते हो। रेल परिवहन, या तो आप या फिर वस्तु एक जगह से दूसरी जगह। पाइपलाइन से जाना तेल, गैस इत्यादि, या पानी, शुद्ध पानी वगैरह जो है ना, पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। जल परिवहन की अगर बात करें तो इसको भी आप 2 भागों में बांट सकते हो। एक आंतरिक जल परिवहन, जल परिवहन जो कि नदियों के द्वारा किया जाता है देश के अंदर, और समुद्री परिवहन, यानी कि एक देश से दूसरे देश जो सामान जाता है। उसके बाद की अगर बात करें तो वायु परिवहन भी 2 प्रकार का है। एक घरेलू विमान सेवा, यानी कि देश के अंदर, जिसको घरेलू सुविधा कहते हैं, यानी डोमेस्टिक कहते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक में की अगर बात करें तो डोमेस्टिक भी 2 प्रकार के हैं, यानी घरेलू विमान सेवा भी दो प्रकार का है। सार्वजनिक प्राधिकरण, जैसे कि इंडियन एयरवेज, यानी कि भारतीय वायु विमान सेवा, और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि निजी विमान सेवा मतलब क्या कि प्राइवेट जो होता है, जैसे कि कह सकते हो जेट एयरवेज। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का मतलब क्या हुआ, जो एक देश से दूसरे देश हवाई यात्रा करवाई जाती है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कहते हैं। अब आगे देखिए इसमें कि बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था, क्योंकि
परिवहन एक जगह से दूसरी जगह जाना, और वो बहुत समय लगता था, इसलिए वो किसी खास एरिया में एक शहर से दूसरे शहर चले गए और वहाँ पे जाने में काफ़ी समय लगता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी का विकास, विज्ञान के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र। अब देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनी, गाड़ियों का निर्माण हुआ, हवाई जहाज़ बना और रेल का निर्माण हुआ। तो इससे क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत ही आसान हो गया है। अब आगे की अगर हम बात करें, इसमें वृद्धि हुई है। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन इस तरीके से आज हमारे लिए लाभदायक हो गया है कि संसार जो है ना, एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पे आपको 35 घंटे से अधिक का समय नहीं लगेगा। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि आखिर ये संचार है क्या? संचार हम कहेंगे किसे? तो संचार का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह संदेश को पहुंचाने का माध्यम। एक जगह से दूसरी जगह आप संदेश को किस प्रकार पहुंचा रहे हो। आज भारत अपने विशाल आकार, भारत तो भाई छोटा तो है नहीं, भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अलग अलग है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, भाषा अलग अलग है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अलग अलग हैं। कोई जो है ना, कहीं पे त्योहार अलग है, कहीं पे छठ मनाई जाती है, तो कहीं पे गणेश पूजा धूमधाम से होता है, कहीं जो है ना कुछ और वहाँ की कहीं पीहू होता है। तो सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट। अब जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए इंटरनेट का। इंटरनेट के माध्यम से ही मैं अपनी बात आप तक रख पा रहा हूँ और आप मेरी जानकारी को रिसीव कर रहे हो। इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है, यानी कि हमारे जीवन को अच्छा किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और उसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करता है, यानी किस तरीके से वो उसे चलाता है। अतः स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है, यानी कि पहले ये जरूरी शर्तें हैं। पूरे विश्व में और स्थानीय व्यापार को ले जाना है या पूरे अपनी सेवाओं को अगर हमें बाहर देना है, तो उसके लिए दो जो है ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक है परिवहन का जाल, यानी कि जो है ना यातायात के साधन, और दूसरे हैं संचार के साधन, यानी कि एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का माध्यम। तो ये जो है ना एक कह सकते हो कि आवश्यक शर्तें हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे सड़क परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट यानी कि स्थल परिवहन के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।